वीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है, जहां हम देखते हैं मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज। शॉर्ट्स पोर्शन में अगर आप जाएंगे यूट्यूब चैनल के, वहां आपको मैथमेटिक्स के शॉर्ट्स मिलेंगे जो आपका एग्जाम में टाइम बचाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम क्लास 10th की देखने वाले हैं साइंस में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। और हाँ, ये हमारी दूसरी वीडियो है। ठीक है, सेकंड पार्ट है और लास्ट भी है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने लाइफ प्रोसेस को समझा था। लाइफ प्रोसेस के साथ साथ हमने पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्यों तथा पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और लास्ट में उत्सर्जन। इन सारी चीज़ों के टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी क्लास हमारी बेस्ड है। ठीक है, सभी कोई भी बोर्ड के हो सभी के लिए यूजफुल है। पूरी वीडियोस आराम से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे श्वसन, रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, अगर आम भाषा में हम बात करें तो जो सांस हम लेते हैं, यानी ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एक बार सांस हम अंदर लेते हैं और एक बार हवा हम बाहर करते हैं, तो इसे ही हम श्वसन कहते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में बच्चों क्या होता है श्वसन? जब हम ऑक्सीजन हमारे भोज्य पदार्थों में मिलते हैं और उनसे जो आवश्यक पोषक तत्व टूटते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लास्ट में क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन 2 बार लिखा है क्या? चलिए, जिसमें जीव ऑक्सीजन की सहायता से भोजन यानी ग्लूकोज का अपघटन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन श्वसन में हमारा क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है बच्चों, वो टूटता है और टूट करके हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका के अंदर होती है। अगर ये संरचना आप देखें तो ये सेल की संरचना है। इस सेल के अंदर ये पूरी प्रक्रिया होती है हमारी रेस्पिरेशन की। और कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है ना, क्या होती है इसमें? हम फूड और ऑक्सीजन जो बाहर से लेते हैं वो यहाँ आते हैं, और पूरी पाचन की जब प्रक्रिया होती है, पाचन जो हमने पहले पार्ट में देखा है, डाइजेशन के पूरे सिस्टम। ठीक है, तो फूड हमारा क्या है? पूरे लास्ट में ऊर्जा यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ यहाँ अपघटन होकर के जब ऊर्जा प्रदान करे, वो प्रक्रिया हमारी श्वसन कहलाती है। क्लियर है? ये हो गया सिंपल सा परिभाषा हो गया श्वसन का। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के श्वसन मिलेंगे आपको, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन क्या होगा? जहां ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसे बोलेंगे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऊर्जा अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन जिसमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी, और वह ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होगी। अंतिम उत्पाद जो हमें मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा बच्चों? एक तो आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल। ठीक है, पूरी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा इक्वेशन के साथ समझते हैं। ग्लूकोज, जैसे कि मैंने बताया, हमारा भोजन यानी ग्लूकोज इसमें टूटता है, अपघटन होता है उसका, तो ग्लूकोज C6H12O6 होता है। टूट करके ये CO2 + H2O बनाएगा और हमें लास्ट में ATP ऊर्जा प्राप्त दिलाएगा। ठीक है, अवायवीय श्वसन। ठीक है, अवायवीय श्वसन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन के बिना हमारे श्वसन प्रक्रिया हो रही हो, ऑक्सीजन के बिना श्वसन प्रक्रिया हो, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऊर्जा इसमें कम प्राप्त होगी। ठीक, और उत्पाद हमें लैक्टिक अम्ल या अल्कोहल प्राप्त होगा, साथ में CO2 प्राप्त होगा। ठीक है, 3 स्थितियां बनती हैं ऐसी श्वसन की, जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, और कहीं पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो तीनों स्थिति में कैसे श्वसन होता है और क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, इन सभी को हम यहाँ आराम से समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज टूट करके कैसे आपको ऊर्जा प्राप्त कराता है। ठीक है, तो 3 स्थितियां मैंने बताई कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन जिसमें ग्लूकोज टूटेगा, ऑक्सीजन के बिना जब होगा हमारा श्वसन, और ऑक्सीजन की कमी पर होने वाली श्वसन। सबसे पहले हम क्या? भोजन हमारा यानी ग्लूकोज जो कि C6H12O6, कितने इसमें कार्बन अणु होंगे? 6 होंगे, C6 होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के 6 अणुओं वाला ये प्रक्रिया संरचना होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पे ये प्रक्रिया होगी श्वसन की? कोशिका द्रव्य में होगी। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होगी। ठीक है,
ये किसका जो रूप होता है, ये पायरुवेट का ही संरचना होती है। ये विखंडित होकर पायरुवेट बनाएगा। और पायरुवेट कैसी संरचना होती है, 3 कार्बन अणु वाली संरचना होती है जिसे हम पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, और यही पायरुवेट आगे चल करके किसमें, श्वसन की पूरी प्रक्रिया में सहायक होती है। अब यहाँ 3 कंडीशन दिए हैं बच्चों, जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अगर मान लो ऑक्सीजन नहीं है तब कैसे ये कार्बन टूटेगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया पायरुवेट जो है हमारी कैसे परिवर्तित होगी, इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु यहाँ हमें प्राप्त होंगे, साथ में ऊर्जा प्राप्त होगी लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, और ऐसी वाली श्वसन या ऐसी प्रक्रिया आपको कहाँ मिलेगा, ईस्ट में देखने को मिलेगा। ईस्ट जो आपके बेकिंग वगैरह में काम आता है। ठीक है ना, बेक करने में। दूसरी कंडीशन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है, तब जो है ये पायरुवेट टूट करके क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। और लैक्टिक एसिड जिसमें आपका 3 कार्बन अणु वाली संरचना आपको प्राप्त होगी उत्पाद के रूप में। ठीक है, और ऐसी जो प्रक्रिया है या ऐसी श्वसन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हमारी पेशी कोशिकाओं में। कहीं कहीं पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब इस तरह का आपको संरचना या फिर आपको ऐसी रासायनिक प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा और ग्लूकोज का अपघटन होकर हमें लैक्टिक एसिड और ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। इसमें पायरुवेट जो है टूट करके विखंडित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और साथ में ऊर्जा प्राप्त कराएंगे। ठीक है, हमने पहले ही देख लिया कि हमारा जो पोषक तत्व है श्वसन के दौरान टूटता है, यानी ग्लूकोज टूटता है और हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है, साथ में जल H2O जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, और प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो हमारे पूरे शरीर को पोषण प्राप्त करता है, कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, इक्वेशन वही है आपका जो हमने देख लिया है, C6H12O6, CO2 प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा और ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, ये प्रक्रिया हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा है, वही सारी चीजें डिटेल में दी हुई हैं कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाले अणु, 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट का ही विखंडन होता है और यह कोशिका द्रव्य में होती है। अगर कोशिका द्रव्य जो संरचना है, यानी कार्बन जब टूटेगा, पायरुवेट टूटेगा तो इथेनॉल प्राप्त होगा हमें। ठीक है, और इथेनॉल जो है 3 कार्बन अणु वाली संरचना होती है प्लस ऊर्जा, ये ईस्ट में होगा। अगर आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो ऑक्सीजन की कमी जो कि कभी कभी हमारी कोशिकाओं में मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसी वाली जो संरचना है, ऐसी वाली प्रक्रिया में क्या होगा, ऊर्जा आपको कम प्राप्त होगी, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु प्राप्त होंगे, साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। वह प्रक्रिया आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ऊर्जा की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल भी प्राप्त होगा। ठीक, चलिए ये पूरी प्रक्रिया है हमारी ग्लूकोज के विखंडन की। नेक्स्ट हम जलीय जीवों में श्वसन। अब हमने ह्यूमन बॉडी में तो समझ लिया कि श्वसन होता है और उसमें ग्लूकोज कैसे टूटता है, लेकिन जलीय जीवों में श्वसन कैसे होगा। तो देखिए, जो जीव जल में होते हैं तो वो तो ऊपर आ नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर फेफड़े नहीं होते। ठीक है, उनमें ऐसी संरचना नहीं पाई जाती जो ह्यूमन बॉडी में होती है और या जीवधारियों में होती है, जो थल में यानी जमीन पर रह करके श्वसन कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जमीन में ज़्यादा होती है, वायुमंडल में होता है, और पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो घुली हुई होती है, यानी विलेय अवस्था में पाई जाती हैं। तो उसी का प्रयोग करना होता है जलीय जीवों को। तो जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, जो स्थल में विलेय ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में वो कम होती है। ठीक है, उसकी तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर जो है स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत यानी कम होती है। ठीक है ना, क्या होगा, जो जमीन पे रह रहे हैं जीवधारी उनमें श्वसन की प्रक्रिया तेजी से होगी, ऊर्जा तेजी से रिलीज होगी, लेकिन जो जल में रह रहे हैं उन जीवों में श्वास दर भी कम होगा, ऊर्जा भी कम प्राप्त होगी वहां पे। ठीक है, और उनकी जो श्वास दर है यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पे।
क्लियर है। चलिए, इसमें क्या होता है, जो मछली होती है, देखिए अगर हम यहाँ पर देख लें मछली कैसे श्वसन करती है, तो मछली क्या करती है, सबसे पहले अपने मुंह में जो है पानी जो है ले लेती है, इकट्ठा करती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में होती है। उसके बाद उसमें एक संरचना पाई जाती है क्लोम, ठीक है, और गिल्स भी कह सकते हो आप, गलफड़े कहते हैं जिसे। मछली में या फिर जो भी जलीय जीव होते हैं उनमें फेफड़ों की जगह पे गलफड़े पाए जाते हैं। वो संरचना क्या करती है, तो पानी के साथ घुली जो ऑक्सीजन होती है उसको वो ग्रहण करते हैं, और उसके बाद उन गलफड़ों के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पानी या फिर जो भी अनावश्यक चीज़ें होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और आवश्यक ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, अपने शरीर में ले लेते हैं और उसे ब्लड के साथ मिलाते हैं और जाकर के पूरे शरीर में उसको भेज देते हैं पोषण के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से किसमें, मछली में संरचना पाई जाती है गलफड़ों की। मछली अपने मुंह में पानी को लेती है जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, उसे बलपूर्वक कहाँ, क्लोम में भेज देती है। अगर आप ये संरचना देख रहे हैं मछली की, जस्ट ये आंख के पीछे एक संरचना जो बंद होती हुई खुलती हुई ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, वैसे ही मतलब मछली सांस लेती है तब वो खुलती है और बंद होती हैं, और उस दौरान वो क्या करती है, पानी को जैसे मुंह से ली उसमें से ऑक्सीजन अलग कर लेती है, कहाँ, गिल्स में जा करके यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। इस संरचना में आप देख लीजिए, यहाँ पर वाटर फ्लो का संरचना, यहाँ से वाटर जो है फ्लो होता रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, ब्लड में मिलता रहता है, और ब्लड में मिलने के बाद वो पूरी शरीर में पोषण के लिए चला जाता है, ठीक है। तो मछली के शरीर में आपको दो कोष्ठी संरचना पाई जाएगी। क्या चीज़, आपका जो हार्ट है, क्यों, क्योंकि उनको जो ऑक्सीजन की कमी होती है, इससे जो उनको ऑक्सीजन फिल्टर करने के लिए ना ज़्यादा लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, और उनके शरीर से या उनके हार्ट से एक ही बार जो है रक्त जो है एक ही बार सर्कुलेट होता है, यानी एक परिसंचरण तंत्र उसमें पाया जाता है। ये अभी पूरी सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ये ऊपर हमने देखा कि जलीय जीव कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है। मनुष्यों का श्वसन तंत्र, मनुष्य कैसे सांस लेते हैं इसे समझते हैं। तो ये आपकी संरचना है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, नाक या नासाद्वार, इसके माध्यम से वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है। नाक के द्वारा जो है वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसमें अभी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, दूसरे जितने भी अनावश्यक गैसें सभी अभी मिली हुई हैं इसमें, ठीक है। अभी ये प्रोसेस आगे जाएगी और पूरी वायु जो है फिल्टर होके हमें ऑक्सीजन देगी, और ऑक्सीजन के अलावा जो भी अनावश्यक गैसें हैं, CO2 वगैरह, वो बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक। तो नासाद्वार के द्वारा क्या होगा, हमारे अंदर वायु प्रवेश करेगी। यहाँ पे श्वास नली यानी ट्रैकिया के माध्यम से वायु और आगे पास कर दी जाएगी, ठीक है, वायु आगे पास कर दी जाएगी। और उसके बाद देखिए, ये जो श्वास नली है आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे पेड़ की शाखाएं बढ़ जाती है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो श्वास नली या ट्रैकिया जो है आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, दो शाखाओं की तरह, लेकिन दो बड़ी शाखाओं की तरह यह आगे बढ़ती है, ठीक है। और आगे बढ़ने के बाद ये क्या कहलाती है, श्वसनिका कहलाती है, ठीक है, सॉरी, श्वसनी कहलाती है, ध्यान रखिएगा, श्वसनी कहलाती है, दो भागों में बंटती है, और श्वसनी को हम इंग्लिश में ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई कहलाती है। ये दो संरचनाएं जो आपको इसमें देखने को मिल रही है, ये क्या है, आपकी श्वसनी या ब्रोंकाई होती है। अब ये श्वसनी जो है और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद और एक संरचनाओं में ये विखंडित हो जाती है, यानी और भी शाखाएं ये बना लेती है, और जब ये मल्टीपल शाखाएं बनाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, श्वसनिकाएं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, श्वसनिकाएं, जिसे इंग्लिश में हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ये संरचना आपको दोनों साइड, फेफड़े के दोनों साइड प्राप्त होंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि श्वास नली यहाँ पे डिवाइड हुआ है और ब्रोंकाई बनाता है। ब्रोंकाई और भी ब्रांचेस में यहाँ पे क्या होता है, अलग होता है, सेपरेट होता है, शाखाएं बनाता है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स लास्ट में जो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसी बैलून जैसी संरचना लास्ट में यहाँ पे अलग से दे दिया है। देखिए, ये श्वसनिकाएं क्या होती हैं, आगे चल करके इस तरह से बैलून जैसी संरचना बना लेती हैं, यानी लास्ट में ये फूल करके इस तरह की संरचना बना लेती हैं, और इन संरचनाओं को कूपिका कहते हैं या एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं, और इसी एल्वियोलाई में, इसी कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। रुधिर में यानी ब्लड में आपके ऑक्सीजन मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से अलग किया जाता है, और कहाँ, हार्ट में भेज दिया जाता है, और हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए, इसमें हम फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। नाक से हम श्वसन करते हैं, यानी जो हवा है, यानी हम
नाक से हम क्या करते हैं कि जो हवा है उसे हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, वायु ग्रहण करते हैं, श्वास नली के माध्यम से वो आगे बढ़ती है, ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई आगे चल के और भी ब्रांचेस में टूटते हैं जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद अंतिम संरचना एल्वियोलाई यानी कूपिका में वायु जाती है, जहां पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन ऑक्सीजन रक्त में मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाता है, ठीक है। और एक वयस्क व्यक्ति में श्वास दर की जो मात्रा नापी गई है वो है 16 से 18 बार पर मिनट। 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास दर उनकी मापी गई है, ठीक है। तो ये है ह्यूमन बॉडी में श्वसन, और इसी प्रक्रिया को यहाँ पर डिटेल में मैंने बता दिया है, ठीक है, कैसे कैसे होता है। नासा द्वार से वायु जो है शरीर में प्रवेश करता है, श्वास नली के माध्यम से फुफ्फुस तक जाता है, ठीक है। फुफ्फुस एक मांसपेशी संरचना होती है जो फेफड़ों में दोनों साइड होती है। वो क्या करती है, संकुचित होती है और सिकुड़ती है। जब वो संकुचित होती है तो क्या करती है, वायु यानी जो वायु होती है और ब्लड के साथ मिला हुआ उसे वो पुश कर रही होती है, यानी बाहर भेज रही होती है हार्ट की तरफ। और जब वो फैल रही होती है तो फैल करके क्या करती है, वायु और फिर रुधिर को अपने अंदर खींचती है, ठीक है, जहां वो ऑक्सीजन मिलाती है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करती है, ठीक है। तो इस फुफ्फुस का काम होता है फैलना और सिकुड़ना, यानी ब्लड और हवा जो गैस होती है उसको पास करना, ठीक है। तो फुफ्फुस तक जाता है। फुफ्फुस के अंदर नलिका जैसी संरचना होती है जो अंत में कूपिका संरचना बनाती है। यहीं गैसों का विनिमय होता है। सारी चीजें हमने अभी देखा डायग्राम के साथ। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, ठीक है। जो कूपिका होती है ना बच्चों, तो उनकी चारों तरफ रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, यानी पतली पतली संरचना होती है एकदम तार जैसी। उन्हीं में रक्त बहता रहता है, उसी में जो है कूपिका के माध्यम से ऑक्सीजन मिलाई जाती है ब्लड में और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या करता है, कूपिका अशुद्ध रक्त शरीर से बाहर मतलब ला करके फेफड़ों में छोड़ता है और धमनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, ठीक है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। देखिए, जो मनुष्य का खून कैसा होता है, लाल रंग का। तो जो लाल रंग का वर्णक होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, वहाँ हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, उसके कारण ये होता है, ठीक। यह लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होने के कारण हमारे शरीर में ये कैसे बहता है, विलय अवस्था में, यानी घुली हुई अवस्था में ही ये हमारे शरीर में परिवहन करता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, कि ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में कैसे होता है। तो देखिए, जो ब्लड होता है ना बच्चों हमारा, उसमें जितने आवश्यक पोषक तत्व है, चाहे आपके क्या हो गए, आपके ऑक्सीजन हो गए, चाहे आपके पोषक तत्व है या हार्मोन्स हैं और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये पूरे शरीर में कैसे परिवहन करते हैं, यानी कैसे शरीर में पहुंचाए जाते हैं, कैसे शरीर से खींचा जाता है। तो रुधिर के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया होती है और पूरी विलय अवस्था में ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो हार्ट हमारा क्या करता है, ये पूरी प्रक्रिया को करता है, यानी जो आवश्यक पोषक तत्व है उनको पूरी शरीर में पहुंचाना, पूरे शरीर से अनावश्यक पोषक तत्व पोषक तत्व थोड़ी हुए, फिर जब वो अनावश्यक तत्व हैं उनको शरीर से खींचना, और ये पूरी प्रक्रिया कौन करता है, हमारा हृदय करता है, ठीक है। तो इन सभी प्रक्रिया के लिए ब्लड को क्या है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है, यानी एक पंप की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से ये काम वो कर सके। अगर मान लीजिए अगर हमारा हृदय नहीं होता, केवल जो है आपकी संरचनाएं, जो नालिकाएं जैसी संरचनाएं होती, केवल उन्हीं के माध्यम से अगर पूरी प्रक्रिया छोड़ दिया जाता परिवहन के लिए, तो क्या परिवहन सही से हो पाता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है कैसा, पूरी जो ब्लड की जो नलिकाएं होती हैं या वाहिकाएं होती हैं उनकी पूरी संरचना होती है, जाल जैसी संरचना होती है। तो ये ऐसी कोई ना कोई ऐसी संरचना या ऐसी कोई यंत्र चाहिए होता है जिसकी वजह से वो क्या कर सके कि ब्लड को खींच सके और जो भी अनावश्यक चीजें हैं उसको बाहर निकाल सके। तो उसके लिए एक यंत्र की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती, जो संरचना हमारे यहाँ हृदय के रूप में हमें मिलता है, और ये हमारा पंप की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसे फिर मानव हृदय की बात करते हैं। तो मानव हृदय देखिए, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 कमरे जैसी संरचनाएं होती हैं, 4 कक्षों वाला संरचना है हमारा हृदय। ये कैसे बटा होता है, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय में, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख लें संरचना, इमेज देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये बायां वाला हिस्सा है, बायां, और ये दाहिना हिस्सा है यानी दायां।
दोनों साइड आपको 4 कमरे मिलेंगे 2-2 के रूप में। ये ऊपर की दोनों संरचनाएं जो है आलिंद कहलाती है, ठीक है, दोनों संरचनाएं आलिंद कहलाती है और नीचे की दोनों संरचनाएं निलय कहलाती है। जो बाएं साइड है वो बायां आलिंद बायां निलय, जो दाएं साइड है वो दायां आलिंद और दायां निलय कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये संरचना कैसी है, दोहरे परिसंचरण प्रणाली है। क्लियर है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी में जो परिसंचरण या परिवहन तंत्र है किस तरह की प्रणाली है, तो दोहरा परिसंचरण प्रणाली होती है इसमें। मतलब जो हमारा ब्लड है, हमारा रुधिर जो है, हमारा रक्त है, हृदय में 2 बार आता है, ठीक है, 2 बार आकर के जाता है, यानी 2 बार वो आने की प्रक्रिया करता है। इस वजह से इसे दोहरे परिसंचरण प्रणाली कही जाती है, ठीक। CO2 प्रचुर रुधिर को फुफ्फुस तक छोड़ने तथा वहां से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को वापस हृदय तक लाने और शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का काम कौन करता है, ये पूरा काम हमारा हृदय करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ महाधमनी दी हुई है, महाधमनी के माध्यम से क्या करता है, क्या किया जाता है, जो शुद्ध रक्त होता है वो पूरे शरीर में भेजने के लिए यहाँ पुश कर दिया जाता है। और महाधमनी के माध्यम से, ये जैसे महाधमनी है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसी संरचनाएं निकली हुई है नालिका जैसी, ये आगे जाके और बारीक संरचनाओं में फैलती जाएंगी और पूरे आपके शरीर के सर से लेके पांव तक ये पूरी रुधिर की जो नलिकाएं हैं वो पूरी जाल की तरह फैली हुई है। उसी के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से पोषक तत्व तो पूरे शरीर में भेजा जाता है। किसके माध्यम से, हमारे हृदय के माध्यम से, ठीक है बच्चों, इतना चीजें समझ में आ रही होंगी। मानव हृदय को थोड़ा सा और देख लेते हैं डायग्राम के साथ। इसमें क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर की बात करें ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है आपका, एक मिनट, हाँ, ऑक्सीजन प्रचुर यानी कि ऑक्सीजन मिला हुआ जो रक्त है वो कैसे आपका सर्कुलेट होता है बॉडी में। तो देखिए सबसे पहले फुफ्फुस में ये आता है, फुफ्फुस से कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में, ठीक है। अब फुफ्फुस कौन सा फुफ्फुस लेंगे आप, पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं और पल्मोनरी वेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ फुफ्फुस ले लेंगे आप कौन सा, सीरा वाला, सीरा, ध्यान रखिएगा। अभी मैं दोनों चीजें क्लियर करूंगी, आपका धमनी और सीरा में 2 तरह के मिलेंगे या दोनों संरचनाओं के अलग अलग काम हैं, ठीक है। तो फुफ्फुस यानी कौन सा, सीरा फुफ्फुस, इसमें से रक्त जो है शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है पल्मोनरी वेंस, इनके माध्यम से शुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है बच्चों, फिल्टर कहाँ हो रहा है हमारा रुधिर, फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों में जाके कहाँ, कुपिका में। और कुपिका में जब हमारा जो ब्लड है पूरी तरह से फिल्टर हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है, तो वो पल्मोनरी वेंस के माध्यम से कहाँ, हमारे बाएं आलिंद में आता है, ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम में आता है सबसे पहले ब्लड। और उसके बाद कैसे, जैसे ही यहाँ ब्लड आने की बात होगी तो जो वेंस है वो क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, वेंस क्या करेंगी, सिकुड़ जाएंगी। ये पूरा पंप की तरह काम करता है, ठीक है, फैलना सिकुड़ना, जिससे ब्लड आए और फिर बाहर पंप कर दिया जाए। तो वेंस हमारी सिकुड़ जाएंगी और सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, ये ऑट्रियम यानी आलिंद जो है वो फैल जाएगा और जैसे ही फैलेगा तो ये पल्मोनरी वेंस के द्वारा जो है यहाँ पे ब्लड जो है यहाँ आकर के भर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से ऑट्रियम में यानी कि आलिंद में आपका ब्लड भर गया, अब इसे आगे पास करना है, ठीक है, तो ये कहाँ, वेंस में आए, यहाँ पे आएंगी कहाँ पे, वेंट्रिकल में, निलय में, ठीक है। और निलय में आने के लिए क्या होगा, आलिंद जो है सिकुड़ेगा और फिर जो आपकी निलय है यानी कौन सा निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, वो फैलेगा और जैसे ही वो फैलेगा तो ब्लड पूरा का पूरा ऑट्रियम से कहाँ पे, आपके वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में ही। और इसके बाद क्या होगा, देखिए इस बाएं निलय में आने के बाद रक्त जो है महाधमनी एओर्टा में भेज दिया जाएगा। ये पूरी संरचना देखिए, यहाँ से शुद्ध रक्त आया लेफ्ट ऑट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से ये पीछे से यहाँ से ये जुड़ी हुई संरचना, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये कौन सी संरचना है बच्चों, ये है एओर्टा, महाधमनी, ठीक है। यहाँ शुद्ध रक्त आता है और इसके बाद पूरे शरीर में ये पंप कर दिया जाता है। क्लियर है, ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से। तो अभी हमने देखा कि ब्लड हमारा एक बार अभी आया है, दूसरी बार कैसे आएगा, देखिए कैसे, विऑक्सीजनित रुधिर जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है वो शरीर में कैसे आता है, वो कैसे प्रवेश करेगा, कहाँ से आएगा, मानव शरीर से, ह्यूमन बॉडी की मदद से आएगा। ह्यूमन बॉडी की मदद से ये कहाँ, महाधमनी में आएगा, ठीक है, महाधमनी और उसके बाद दायां निलय, ठीक है, कौन सा वाला, सुपीरियर वेंस, ये जो आपको दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा कह रहे हैं, यानी कि
सॉरी महाशिराएं होंगी यहाँ पे, एक मिनट, महाशिरा, शिरा होंगी, धमनी नहीं, क्योंकि जो अशुद्ध रक्त है शिराओं में बहता है, महाधमनी के माध्यम से तो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो महाशिरा के माध्यम से यहाँ पे रक्त आता है पूरी शरीर से। देखिए कलर भी उन्होंने ऐसे कर दिया है डायग्राम में ताकि आपको समझ में आए शुद्ध रक्त कहाँ पे बह रहा है, अशुद्ध रक्त कहाँ पे बह रहा है। ठीक है, तो ये अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से, यहाँ से भी आपका नीचे साइड से, ठीक है, नीचे के जो बॉडी है वहाँ से पोर्शन से अशुद्ध रक्त खींचा जा रहा है, इधर ऊपर के बॉडी से अशुद्ध रक्त खींचा जा रहा है, और ये कहाँ पे आएगा, राइट ऑट्रियम में। ठीक है, सबसे पहले दायां आलिंद में आएगा, और वही प्रक्रिया होगी जैसे सेम इधर लेफ्ट साइड में, कि लेफ्ट साइड का जो ऑट्रियम में फैल रहा था तो लेफ्ट साइड का जो आपका वेंट्रिकल है वो सिकुड़ रहा था, तो सेम ऐसे ही जो भी अशुद्ध रक्त है राइट ऑट्रियम में आएगा। इसके लिए क्या होगा, इसे फैलना होगा, और जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो सिकुड़ जाएगा, और उसके बाद जैसे ही ये राइट ऑट्रियम जो है सिकुड़ेगा यानी पंप करेगा अपने आप को, और वेंट्रिकल जो है फैल जाएगा, और यहाँ आके पूरा अशुद्ध रक्त भर जाएगा। ठीक है, और यहाँ भरने के बाद ये जो है आपका ये अशुद्ध रक्त है अभी ये फिल्टर होने के लिए कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में। ठीक है, लंग्स में, और लंग्स में ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा, यानी फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाएगा। ठीक, तो मैंने कहा कि आपको दो चीज़ जो है जहाँ पे डाउट होगा मैं वो क्लियर करा देती हूँ। एक आपने देखा महाधमनी, ठीक है, और महाशिरा, महाधमनी महाशिरा। इसके अलावा आपने फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। ठीक है आपका, तो ये हो गया आपका एओर्टा, ये हो गया वेना, ठीक है, सुपीरियर, और फुफ्फुस धमनी आपका पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस वेंस हो जाएगा आपका पल्मोनरी वेंस। तो इनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा समझ लीजिए। महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है जो हार्ट से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाता है। महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है जो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है खींच करके हार्ट में लाता है फिल्टर के लिए। ठीक है, अब महाधमनी में जो शुद्ध रक्त आता है वो किसके द्वारा आता है, कहाँ से, फेफड़ों से, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से आता है। ठीक है, तो जब भी शिरा फुफ्फुस होगा मतलब फुफ्फुस से आने वाला शिरा होगा उसमें शुद्ध रक्त बह रहा होगा, ना कि अशुद्ध रक्त। ध्यान रखिएगा, शिरा है लेकिन फुफ्फुस से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी यहाँ अशुद्ध रक्त बहेगा, और ये कहाँ से, महाशिरा से जुड़ा हुआ होगा। महाशिराओं से, महाशिरा कहाँ जुड़ा है, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से जाकर के आपका पल्मोनरी आर्टरी जो कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप कि अगर फुफ्फुस धमनी है तो उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा, फुफ्फुस शिरा है तो उसमें शुद्ध रक्त बहेगा। महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता ही है, महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर है, चलिए ये पूरी प्रक्रिया हो गई। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर प्रवेश करती है किस प्रकार से, उसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने के लिए हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है वो 4 कक्षाओं में, 4 कोष्ठकों में बटा होता है। और ऐसी संरचना क्यों बनाई गई है, ताकि जो ऑक्सीजन से मिला हुआ रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ यानी अशुद्ध रक्त वाला जो है वो आपस में ना मिले। ठीक है, आपस में कहीं पर मिक्स ना हो, इसलिए ऐसी संरचना इसमें पाई गई है। लेकिन कई ऐसे जीवधारी है, उभयचर है, सरीसृप है जिसमें 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। मेढक कैसा है, उभयचर है ये मेढक, सांप, ये सभी में क्या पाया जाता है, 3 कोष्ठ की संरचना पाई जाती है। एक आपको मिल जाएगा मगर, मगरमच्छ, मगर। देखिए मगर वैसे तो उभयचर प्राणी है, जल थल दोनों जगह रह सकता है, लेकिन यह एक अपवाद है। क्यों, क्योंकि इसका जो हार्ट है वो 4 कोष्ठकों वाला होता है जैसे मनुष्य का होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपवाद है। ठीक, दूसरा, मछली के हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मछली का हृदय है वो 2 चैम्बरों में बटा होता है, और
जो रक्त है इसमें केवल एक ही बार सर्कुलेट होता है, एक बार आता है, फिल्टर होता है और शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। यानी उसमें एकल परिसंचरण प्रणाली पाई जाती है और हमारे शरीर में 2 बार रक्त आता है और 2 बार पुश होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण प्रणाली। क्लियर है? चलिए, तो परिवहन, ये पूरी संरचना हो गई, हमने पूरा समझ लिया कि परिवहन होता क्या है। इसके बाद ब्लड यानी रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, देखिए आरबीसीज पाया जाता है, डब्ल्यूबीसीज पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाई जाती है और प्लाज्मा पाया जाता है। इन सभी में से सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा उपस्थित होता है बच्चों हमारे हार्ट में, ब्लड में, ठीक है ना। आरबीसी जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले जाती हैं, यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम करती हैं, उसमें ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं आरबीसीज, ठीक है, सिर्फ इतना काम रहता है उनका। और उस रक्त में क्या मिला होता है, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक मिला होता है। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं ये, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाती हैं। ये रोगों से रक्षा करती है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं या किसी प्रकार का इन्फेक्शन या कुछ भी होता है हमें, तो उससे लड़ने में मदद करती हैं डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करती है बच्चों, प्लेटलेट्स जो है खून का थक्का जमाती हैं। जब भी आपको चोट लग जाती है, कहीं पे रक्त बहने लगता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ पर देखिएगा एकदम तरल पदार्थ जो है ऐसे इकट्ठा होने लगता है, धीरे धीरे हमारे शरीर से तरल पदार्थ जो है रिलीज होने लगता है और वहाँ पर क्या कहते हैं, स्किन को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। और एक टाइम ऐसा होता है जब आपका ब्लड जो बह रहा होता है धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, खून का थक्का जमाने का काम करता है। और ये सारी प्रक्रिया क्यों होती है ऐसा, प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। प्लाज्मा, ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये तरल भाग को, जो पोषक तत्वों को लाने और ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो जो ब्लड में सबसे लचीला या तरल पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में सबसे ज्यादा, वो प्लाज्मा होती है। यही पोषक तत्वों को पूरे शरीर में लाने ले जाने का काम करता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे रक्त के प्रमुख घटक। इसके बाद पादपों में परिवहन, पौधे अपना परिवहन कैसे करते हैं, कैसे आवश्यक पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का ये काम करते हैं। तो इसके लिए इसमें 2 संरचनाएं या 2 ऊतक पाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, दोनों संरचनाएं आपको पेड़ के बीचों बीच ऐसी जालिका जैसी संरचनाओं के रूप में ही मिलेंगी, ठीक है ना। पूरे पौधे में आपको ये संरचना, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इस तरह से ऊपर जाती हुई जो संरचना दिख रही है, नीचे से ऊपर की ओर जो एरो बना हुआ है, ये संरचना जाइलम की है, ठीक है। इस तरह से पूरे पौधों में ये फैली हुई है, ये जाइलम है। लेकिन पौधों से एक एरो आपको ऐसे उल्टा दिख रहा होगा, ये पौधों से वापस नीचे की ओर, जड़ की ओर जाती हुई संरचना, तो ये संरचना आपकी फ्लोएम कहलाती है, ठीक। क्या करती है इसे समझते हैं। तो जाइलम जो होता है, एक मिनट, जाइलम ये जड़ से, इसके बाद तना से, ये क्या कर रहा है, जो पोषक तत्व होते हैं, लवण होते हैं, जल होते हैं, खनिज होते हैं, इनको जड़ से अवशोषित करते हैं, ठीक है। जड़ से यानी जमीन से अवशोषित करते हैं और जड़ों के माध्यम से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। और आगे चल के जहाँ पे भी हरियाली होती है, जैसे पत्ते आपके, तने हो गए, जहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तो जहाँ पे भी हरा रंग का वर्णक यानी क्लोरोफिल होता है, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ये पूरे पोषक तत्व कहाँ चले जाते हैं, उन्हीं पत्तियों में इकट्ठे होते हैं और वहाँ जा करके आपका क्या होता है, जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो जाइलम क्या करते हैं, जड़ों से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, तनों में भेजते हैं, तनों के बाद शाखाओं, तनों की शाखाओं में, पत्तियों में, यानी ऊपर की ओर ये भेजते हैं, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, अब जब भोजन बन चुका है, कहाँ पे, पत्तियों में ग्लूकोज के रूप में भोजन बन चुका है, उस भोजन को पौधे के पूरे विभिन्न भागों में भेजना है। तो कैसे होगा, ये पत्तियों में बना भोजन यानी ग्लूकोज या शर्करा को कहाँ भेजते हैं, तनों में भेजते हैं, जड़ों तक भेजते हैं, फलों में, बीजों में, फूलों में, पत्तियों में, यानी पौधे के हर भाग में भेजते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जो प्रक्रिया चल रही होती है वो जाइलम के कारण है, ऊपर से नीचे की ओर जो प्रक्रिया चल रही होती है उसे हम फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों संरचनाएं आपके पौधों में होता है और इस प्रकार से पौधे अपना परिवहन करते हैं, ठीक है। इस परिवहन की प्रक्रिया में आपको 3 घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी। क्या क्या, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनके
पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं कि वो जो जल होते हैं या फिर अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसका वो वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, पत्तियां क्या करती हैं, उनमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसके माध्यम से वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी भाप के माध्यम से जो एक्स्ट्रा जल होता है उसे अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए एक तरह का वहां पे बनने लगेगा, आपका ट्रांसपिरेशन पुल जैसा काम करेगा। ठीक है, एक तरह का तनाव बनेगा। पत्तियां क्या कर रही है, वाष्पोत्सर्जन कर रही है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कर रही है यानी जल को खींच करके वो भाप बना करके वायुमंडल में छोड़ रही है। इससे क्या होगा, जड़ों में एक तनाव बनेगा। कैसा तनाव कि वो नीचे से पानी को खींचे, एक तरफ से पानी रिलीज हो रहा है, ऊपर भाप के रूप में जो है वाष्प के रूप में रिलीज हो रहा है, तो जड़ों को एक प्रेरणा मिल जाती है कि मुझे नीचे से खींचना है, एक खिंचाव बन जाता है। ठीक है, तो वो नीचे जमीन से पानी खींचती है, पत्तियां इधर एक्स्ट्रा पानी को वाष्पोत्सर्जन के लिए भेज देती हैं, बाकी जो आवश्यक जितना जल होता है या खनिज होते हैं उसको वो आपका किसमें, प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कर लेती हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आपकी ट्रांसपिरेशन पुल भी कहलाता है। क्यों, एक तरफ से जो अनावश्यक चीजें हैं रिलीज हो रही हैं, नीचे से खींचा जा रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है केशिकत्व, जाइलम की नलिका बहुत पतली होती है, पानी अपने आप ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, इसे ही हम केशिकत्व कहते हैं। पानी है, खनिज पदार्थ हैं और भी दूसरे आवश्यक लवण वगैरह है, ये सभी का जमीन से ऊपर की ओर खींच रहे हैं और इस प्रक्रिया को केशिकत्व कहते हैं। जड़ दाब क्या होता है, तो देखिए रात के समय जड़ें हल्का सा दाब बनाकर जल को ऊपर की ओर ढकेलती हैं। जड़ों में एक दाब बनता है जिसे जड़त्व या जड़दाब कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना बच्चों कहाँ होता है, पत्तियों में होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी दिन में होता है। ठीक है, दिन में सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन रात में इसका प्रक्रिया उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उस समय सूर्य का प्रकाश या लाइट नहीं होती जिससे पौधे अपना भोजन नहीं बना रहे होते हैं, यानी जड़ों के द्वारा जो जल खींचा गया है उसका वाष्पोत्सर्जन भी नहीं हो रहा है पत्तियों के माध्यम से। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर जड़ जो है पानी खींचता चला जाए तो क्या होगा, जो पौधा है या पेड़ है उसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, वो गल के सड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जड़ में यह जो है गुण पाया जाता है, उसमें जड़ दाब होता है कि रात के समय उसको लिमिटेड वाटर ही खींचना है जमीन से, जितना उसको आवश्यकता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, तो समझ लेते हैं इसको, उत्सर्जन कैसे होता है। तो अगर मानव शरीर की बात करें तो देखिए जो उत्सर्जन के रूप में हमारा जो मानव शरीर है वो क्या करता है, यूरिन जिसमें आपका यूरिया या यूरिक एसिड ये सब होते हैं, इनको ये रिलीज करता है, इसको बाहर निकालता है शरीर से, और इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। क्लियर है, तो मानव उत्सर्जन तंत्र को समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या आपके पार्ट्स मिल जाएंगे, यानी कौन कौन सी संरचना आपको देखने को मिलेगी, गुर्दे, किडनी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर्स, उसके बाद है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद लास्ट में मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। ये 4 संरचनाएं आपको मिलेंगी उत्सर्जन में। ठीक है, अगर इस साइड हम देखें तो ये आपका क्या है, किडनी। ठीक है, ब्रेक दो तरफ यानी दोनों साइड आपको मिल जाएगी ये संरचना। ठीक है, दोनों साइड ये संरचना मिलेगी। ये क्या काम करता है, ये जो है यूरिन को फिल्टर करता है, यानी उसमें से जो है जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उसे वो अलग कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छानते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ छानने के बाद जो निकल के आता है उसे हम यूरिन बोल देते हैं, उसको आगे रिलीज करने के लिए वो पास कर देता है, किसके माध्यम से, यूरेटर्स के माध्यम से। तो दोनों साइड आपको ये यूरेटर्स जो लंबी नलिका जैसी संरचना है वो मिलेगी। तो दोनों तरफ से जब किडनी से फिल्टर होके ब्लड में से यूरिन जो है अलग होकर के कहाँ आएगा, यूरेटर्स में आएगा, मूत्रवाहिनियों में, और ये आगे चल करके एक संरचना, एक कमरे जैसी संरचना, छोटा सा चैम्बर जैसी संरचना है, वहां आके स्टोर होगा। जो आपका यूरिन है वो आकर के यहाँ स्टोर होगा, और इसे हम बोलते हैं क्या, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन आकर के संग्रहित होता है। ठीक है, और स्टोर होने के बाद जैसे आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए रिलीज करने के लिए, तो आप क्या यूरेथ्रा के माध्यम से उसे यूरिन को रिलीज कर देते हो, बाहर उत्सर्जित कर देते हो। तो ये था ह्यूमन बॉडी में उत्सर्जन। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं।
पौधों में उत्सर्जन, पौधे कैसे अपना उत्सर्जन करते हैं? तो सबसे पहले मैंने बता दिया कैसे, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। जो अनावश्यक जल होता है वो पत्तियां या हरे भाग तने के वो भाप के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। गैसों के रूप में, रंध्रों से गैस के रूप में भी ये निकलती हैं, वही है वाष्पोत्सर्जन ही है आपका, ठीक है। अतिरिक्त जल पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अपशिष्ट पत्तियों में जमा होकर गिरने से बाहर निकलना, यानी कि जब देखिए पौधों में जो पेड़ होती है ना, एक टाइम के बाद उनकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो वो कैसे क्यों झड़ रही होती हैं? तो जो भी अनावश्यक चीज़ें होती हैं जो अब एक्स्ट्रा हो चुका है, पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा हो चुका है, अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो वो पतझड़ के माध्यम से यानी पत्तियां गिरा के, फल गिरा के उसे कंप्लीट करती हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। यानी जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं वो इस तरह से बाहर निकालती हैं अपने अंदर से, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो गई, चाहे पेड़ पौधों में से पत्तों का गिरना, ये सारी प्रक्रिया हो गई, ये आपको पौधों में देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों पार्ट्स बहुत आराम से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए जो आवश्यक है सब कुछ कवर करके हमने यहाँ पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथ में हमारे इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।